सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? एक्चुअली जब कोई चार्ज होता है, मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल, तो इसके कारण आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब अगर ये स्थिर है, स्टैटिक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि यही चार्ज क्या कर रहा हो, ऑक्सीलेट कर रहा, ये चार्ज कैसा हो, ऑक्सीलेट कर रहा। तो अगर ये ऑक्सीलेट करेगा तो टाइम वेरिंग है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं। क्लियर है? ये सोर्सेज हैं, यानी कि सोर्सेज क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेज क्या हो गए कि चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, हम कह सकते हैं ऑक्सीलेटिंग और एक्सेलरेटिंग कहें या उसी को ऑक्सीलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, राइट। होता क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटिंग चार्ज, क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E associated with the accelerating charge या ऑक्सीलेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज वाइब्रेट्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, वाइब्रेट होता है जब ये चार्ज एक्सेलरेट करता है, वाइब्रेट्स विच जनरेट द वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड बी को, यानी ई जो होता है, यानी ई के कारण ही बी प्रोड्यूस होता है, ध्यान रहे। यानी चार्ज पे सबसे पहले जब स्टैटिक रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहता है, लेकिन जब वो एक्सेलरेट करने लगता है तो वो जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन करते हैं। एक बार हम लोग बना भी लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, और इधर कहीं पे जेड एक्सिस, मान लेते ये जेड एक्सिस। तो अब ऑक्सीलेशन मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में जो है ये ऑक्सीलेशन है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यानी कि वाई एक्सिस में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड एक्सिस में मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार देख लेते हैं, अब बनाना भी सीख लेना। इस तरह से अब देखो, ये वाई एक्सिस में तो ये जेड एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रहा है, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे तो ये जेड एक्सिस में ऊपर नीचे, और ये पाथ ऑफ प्रोपोगेशन इनका जो है ना इधर है। तो यानी कि ये
मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साथ ही पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये था सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह की वेव्स होती हैं? जैसे वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। सिंपली समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो देखिए दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें जो वेव के पाथ ऑफ प्रोपगेशन है, जिधर वेव जा रही है, पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। जैसे पानी में उठने वाली लहरें हैं, तो वाटर पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऊपर और नीचे से ऑक्सीलेट करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, अपनी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे रहते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। जबकि वेव जो है आगे बढ़ जाती है, यानी कि कुछ इस तरह से आपको दिखता है ना। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ ऊपर चले गए, फिर वही पार्टिकल्स नीचे आ गए, नीचे आ जाते हैं। इस तरह से पार्टिकल्स ऊपर नीचे अपनी जगह, यानी कि पाथ ऑफ प्रोपगेशन वेव की ये हो गई। तो वेव जिधर जाती है उसके परपेंडिकुलर जो है ऑक्सीलेट करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो पार्टिकल कह लें या जो भी डिस्टर्बेंस है वो वेव के परपेंडिकुलर करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी जो है देख रहे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के क्या हो रहे थे, परपेंडिकुलर ही ऑक्सीलेट कर रहे थे। अगर ये एक्स एक्सिस में जा रही थी तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रमशः जो है कर रहे थे, यानी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स है। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, जैसे ही हमने ये वाटर वेव्स है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। वहीं पे साउंड वेव्स जो होती हैं, जैसे साउंड क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो एयर पार्टिकल्स जब भी साउंड क्या करता है, इनसे टकराता है, वाइब्रेशन। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एयर की वजह से। हमारे लंग्स से एयर निकलता है और उसकी वजह से जो वोकल कार्ड्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं। उसकी वजह से उसके आसपास की जो एयर्स है वो एयर में, या जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं। तो वही वाइब्रेशंस एयर के पार्टिकल्स को देते हैं और इस तरह से ये पार्टिकल्स आगे और पीछे जाते हैं। इसमें पाथ ऑफ वेव भी जिधर जाती है, जैसे मान लेते हैं ये वेव की डायरेक्शन है, तो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे जाते हैं। तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो उस पर आप देख लेना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ भी लेना। ट्रांसवर्स वेव्स सिंपली समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं, इसलिए इन्हें हमें क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, राइट। तो ये रहा ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। इसमें जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो ऑक्सीलेशन होता है वो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि जिधर वेव जा रही होती है उसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ज़रा देखा जाए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी उनको हम लोग मान लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लिया हमने कि E y इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रिप्रेजेंटेड एट। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कि E y इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। एक टर्म से बात करेंगे हम। ई वाई का मतलब हुआ कि द ऑक्सीलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज़ इन द वाई एक्सिस। ई वाई यहाँ पे जो हमने बताया इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन है वो जो है वाई एक्सिस में है। उसी तरह से मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया तो उसे होगा बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे बी जेड का मतलब है कि द ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस, दस द पाथ ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा?
पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, यानी प्रोपोगेशन वेव का किधर होगा आप बता सकते हो? तो बताओ पाथ ऑफ प्रोपोगेशन। ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस, इसका मतलब पाथ ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस में है। यानी वेव हमारी किधर जा रही है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइनसाइडियली जो है आपने देखा ना ग्राफ में, ये साइनसाइडियली जो है वेरी करता है। तो ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड को बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ई वाई अब जैसे भी जिस डायरेक्शन में हो, अगर वाई में है तो ई वाई लिखोगे, तो अगर जेड डायरेक्शन में तो ई जेड लिखोगे, एक्स डायरेक्शन में तो एक्स वाई, जिस डायरेक्शन में होगा उसको हम लिखेंगे। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हाफ ऑफ जो है इस तरह से जो एनर्जी है इन्हीं दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं दोनों के द्वारा एनर्जी को कैरी किया जाता है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ पार्शियली कैरीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पार्शियली बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से और कुछ एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड से होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है ज़रा देख लेते हैं। तो ज़रा लिख लीजिएगा कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट दे कैरी एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट when electromagnetic waves propagate they carry energy, क्या करते हो, वो एनर्जी को ले जाते हैं। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज partially carried by electric field and partially carried by magnetic field। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी stored per unit volume of electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना जो है एनर्जी स्टोर्ड होगा उस पर बात करेंगे। इट इज़ इक्वल टू द होगा, यानी इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी स्टोर्ड
प्लस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इस तरह से हम बात करें तो टोटल एनर्जी हमारी हो गई ई टोटल इज इक्वल टू, ये होता है फार्मूला याद रखिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ध्यान से, प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एनर्जी, और 1/2 म्यू नॉट यहाँ नीचे रहेगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर है जबकि म्यू नॉट यहाँ क्या है, नीचे, बी स्क्वायर। एक्चुअली ये कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उससे कैलकुलेशन करके है। सिंपली आपको बस इतना ही समझना है, ये एनर्जी का फार्मूला, ई टी टोटल एनर्जी कितना हुआ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ये एनर्जी का फार्मूला होता है। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कैरी करती हैं। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी स्पीड, तो इनकी स्पीड जो प्रैक्टिकली देखी गई है, इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के क्या होती है, इक्वल होती है। और इस तरह से जो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद इसी फार्मूले में ये आता है E/B, जो C इज़ इक्वल टू होता है वो E/B। ये जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं उन्हीं को सॉल्व करके, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला कैलकुलेट करके आता है C इज़ इक्वल टू E/B। तो यहाँ डेरिवेशन आपका है नहीं, तो सिंपली इतना रख ले, जो इस C इज़ इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो आप स्पीड को, वेव की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं इस C आपको पता है कि C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको B दे दिया है तो इस फार्मूले से आप E निकाल सकते हो, यानी क्योंकि C तो पता ही है, C कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। तो ये होती है, इसका मतलब अगर B दे दे तो E निकाल सकते हो आप, और अगर E दे दे तो B। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कह दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। बस इतना ही आपको समझना है कि C इज़ इक्वल टू E/B, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और ये B मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। क्लियर है। तो ये आपको याद रख लेना है, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अच्छा, मैक्सवेल के इक्वेशन से हम कुछ बातों को और जान लेते हैं। तो आल्सो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो है कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे C के लिए अभी हमने देखा E/B, तो E और B की वैल्यू को पुट करने से जो सॉल्व करके समझ आता है वो आता है √C इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली वेव्स के लिए ये C इज़ इक्वल टू √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट आता है। इसीलिए यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड, आइंस्टीन ने कहा लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जो C लाइट की स्पीड है वो चेंज ही नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है चेंज नहीं होती है। तो इसी को अगर हम फार्मूले में रख करके एनर्जी को कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी को, ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअली आ जाती है E² एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। टोटल एनर्जी का एक फार्मूला ये भी हो गया, E0 × E²। क्लियर है। तो ये भी आपको याद रहे, ये दिस इज़ द टोटल एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एप्सिलॉन नॉट × E² है। ये टोटल एनर्जी होती है जितना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैलकुलेट करता है। इस तरह से हम यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी है हमारे वेव में। तो देख लीजिए, क्योंकि इसका जो फाइनली फार्मूला है क्या, E² एप्सिलॉन नॉट, तो यानी E² पर डिपेंड करेगा टोटल एनर्जी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही जो है टोटल एनर्जी भी होगा।